स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र के मंदिर में शब्द केवल विचार नहीं होते, ये वास्तव में अधिकार होते हैं। लेकिन जब इन शब्दों की स्वतंत्रता और प्रक्रिया की मर्यादा आमने सामने आ जाती है तो जन्म होते है एक विशेष पार्लियामेंट्री इक्विपमेंट का, जिसको कहा जाता है सब्सटेंशियल मोशन। यह कोई साधारण संसदीय प्रक्रिया नहीं है, यह संसद का वह न्यूक्लियर ऑप्शन है जिसे अंतिम उपाय के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। आज निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को राहुल गांधी के खिलाफ एक नोटिस दिया है सब्सटेंशियल मोशन का, और यह सिर्फ एक राजनीतिक टकराव नहीं है, यह वास्तव में भारत के संसदीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ भी है। सवाल यह नहीं है कि यह प्रस्ताव किसी सांसद की सदस्यता छीन सकेगा या नहीं छीन सकेगा, सवाल यह है कि क्या प्रक्रिया अब राजनीति से भी तेज चलेगी। महत्वपूर्ण रूप से जो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को सब्सटेंशियल मोशन का नोटिस सौंपा है, इसमें आरोप गंभीर है। विपक्ष के नेता पर कहा गया है कि उन्होंने जानबूझकर सदन को गुमराह किया। संसदीय भाषा में इसे मिसलीडिंग द हाउस कहते हैं, और इसको सिर्फ बयान की गलती नहीं माना जा सकता, इसे एक संस्थागत अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। और मामला और गंभीर हो जाता है जब मांग करने वाले सांसद महोदय ने केवल निष्कासन की मांग न की हो, उन्होंने लाइफ टाइम बैन की भी मांग रखी हो। और इसीलिए इस पूरी चार्जशीट के साथ इस पूरे मोशन को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संसद में हर प्रस्ताव एक समान नहीं होता है। कुछ प्रस्ताव होते हैं जिनके कारण संसद में चर्चा प्रारंभ होती है, राजनीतिक संदेश देते हैं, लेकिन सब्सटेंशियल मोशन जो होता है वह एक प्रकार से फैसला सुनाने के लिए लाया जाता है। यह अपने आप में एक पूर्ण प्रस्ताव होता है, और इस पर यह केवल किसी अन्य चर्चा की तरह इस पर केवल चर्चा नहीं होती, इसके पारित होने पर इसे विल ऑफ द हाउस माना जाता है। और इसी कारण राष्ट्रपति हो, न्यायाधीश हो, स्पीकर हो, या फिर सांसदों के निष्कासन जैसे विषय हो, इन विषयों पर केवल इसी मोशन के जरिए प्रस्ताव लाया जाता है और इसी मोशन को के जरिए ऐसे मामलों को उठाया जाता है। और इसीलिए संसद इस प्रक्रिया के दौरान केवल एक राजनीतिक मंच नहीं रह जाती, बल्कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बन जाती है, और उसके निर्णय अर्ध न्यायिक संस्था के द्वारा किए गए निर्णयों के जैसे माने जाते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद में ही एक विशेष अधिकार भी दिया जाता है संविधान के द्वारा, जिसके अंतर्गत कहा जाता है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 का सब क्लॉज 2 कहता है कि संसद में कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी सांसद के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यही संसदों की एक प्रकार से फ्रीडम शील्ड मिलती है, और वे संसद में अपने विचारों को बिना डर के रख पाते हैं। लेकिन यही सुरक्षा कहीं पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं होती। वास्तव में अदालतें तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती संसद या विधायिका में बोले गए शब्दों पर, लेकिन संसद स्वयं कर सकता है। और आर्टिकल 105 जो है वह सांसद को कोर्ट से तो बचाता है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ हाउस से नहीं बचाता। और यही कारण है कि निशिकांत दुबे कोर्ट नहीं जाते हैं, वे सदन की अदालत में जाते हैं और अपना सब्सटेंशियल मोशन पेश करने की अनुमति मांगते हैं। यहां पर यह मोशन आता कैसे है, उस प्रक्रिया को भी समझिएगा, उस नियम को भी समझिएगा। लोकसभा कार्यवाही का रूल नंबर 184 है। सब्सटेंशियल मोशन चलाने का यही एक इंजन है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें मैंडेटरी वोटिंग होती है। इस प्रक्रिया में मैंडेटरी वोटिंग होती है। यह किसी जैसे रूल 193 है, उसमें केवल चर्चा होती है, वोटिंग नहीं होती है। लेकिन रूल 184 में बहस के बाद मतदान अनिवार्य है, वोटिंग कंपलसरी है, और स्पीकर की कसौटी यहीं से शुरू होती है। वह इस मोशन को स्वीकार किस आधार पर करेंगे? क्या वे किसी भी प्रकार से लाए गए मोशन को स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। मोशन को स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव कि वे जांच करते हैं। वे देखते हैं कि प्रस्ताव किसी विशिष्ट विषय पर होना चाहिए, उसमें मानहानिकारक या फिर विद्रूप शब्दों का इस्तेमाल न किया गया हो, मामला अदालत में लंबित ना हो, और स्पीकर यहां पर सरकार या विपक्ष की तरह से नहीं काम करते, वे संस्था के संरक्षक के तौर पर काम करते हैं, गार्जियन ऑफ द हाउस की तरह काम करते हैं। यहां पर जो आरोप लगाया गया है उस आरोप को भी समझिएगा। मिसलीडिंग ऑफ द हाउस,
यह आरोप लगाया गया है, लेकिन यह आरोप साबित करना इतना आसान नहीं है। इसे 3 अनिवार्य शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी अगर यह साबित करना है। सबसे पहली शर्त यह है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि जो बयान दिया गया है वह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत होना चाहिए, यानी कि उसमें फैक्चुअल मिस्टेक आपको दिखानी पड़ेगी। दूसरा, यह भी साबित करना पड़ेगा कि सदस्य को, जिस सदस्य ने वह बोला है, उसको उसके गलत होने का ज्ञान भी ना हो, यानी कि उसे उस टॉपिक पर, उस पॉइंट पर उसकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, उसने सदन को धोखा देने की नीयत से ऐसा बोला हो, यानी कि उसका इंटेंट भी होना चाहिए कि वह सदन को धोखा देना चाहता है। देखिए, अनजाने में योग्य अगर गलती हुई है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर गुमराह करना, सदन को गुमराह करना, देश को गुमराह करने जैसा है और यह निष्कासन तक ले जा सकता है। और यही पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कानूनी बिंदु है। देखिए, ऐसा नहीं है कि यह प्रस्ताव पहली बार आया है और यह प्रस्ताव पहली बार पारित होने के लिए कहा जा रहा है। इसके पहले भी हमारे पास इसके प्रेसिडेंट्स अवेलेबल है। 1977 में इंदिरा गांधी को सदन से, लोकसभा से एक्सपेल किया गया था, पोस्ट इमरजेंसी यानी इमरजेंसी के बाद, कंटेम्प्ट ऑन प्रिविलेज ब्रीच के आधार पर। इसी प्रकार वर्ष 2005 में भी कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल हुआ था। प्रश्न पूछने के बदले कैश लिया गया था, जहां पर 10 लोकसभा सांसदों को एक्सपेल किया गया था। वर्ष 2008 में मेंबर्स को एक्सेप्ट किया गया था ब्राइब लेने के लिए। और इसी प्रकार अगर आपको याद हो, वर्ष 2008 में ही बाबू भाई कटारा थे, उन पर मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे थे और लोकसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। तो इन उदाहरणों से स्थापित हो जाता है कि संसद के पास यह शक्ति तो है कि वह इसका प्रयोग करे और सांसदों को सदन से एक्सपेल कर दे। और इसका प्रयोग, ध्यान रखिएगा, हमेशा असाधारण परिस्थितियों में हुआ है, सामान्य राजनीतिक द्वेष को हल करने के लिए नहीं किया गया है। मामला एक और भी उठता है कि क्या इसका जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है पहले से। राजा रामपाल वर्सेस स्पीकर केस है 2007 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदन किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकती है, लेकिन अगर प्रक्रिया मनमानी है, असंवैधानिक है या दुर्भावनापूर्ण है तो उसकी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक समीक्षा होगी। इसी प्रकार अगर आप ध्यान दें तो वर्ष 2010 का अमरिंदर सिंह का केस है, जिसमें सदन ने कोर्ट ने निष्कासन को रद्द कर दिया था और कहा था कि विशेषाधिकार राजनीतिक बदले के औजार के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि संसद शक्तिशाली तो अवश्य है, लेकिन निरंकुश नहीं है, न्यायालय जाया जा सकता है। अब यहां पर 2 शब्दों को भी समझिएगा। एक शब्द है एक्सपल्सन और दूसरा शब्द है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि निष्कासन और अयोग्यता। एक्सपल्सन का मतलब है कि सदन को यह शक्ति है कि सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दे और वह दोबारा चुनाव सदस्य लड़ सकता है, चुनाव लड़ना उसका दोबारा संभव होता है। यानी कि मेंबर कैन रिकंटेस्ट बाय इलेक्शंस, दोबारा चुनाव लड़े और जीत जाए। यहां पर कंडक्ट के एमपी के कंडक्ट पर डिपेंड करता है और इसमें केवल मेंबरशिप को टर्मिनेट किया जाता है इमीडिएटली। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन, यहां पर स्टैट्यूटरी पावर्स आ जाती हैं, विधायी शक्तियां आ जाती हैं। डिस्क्वालिफिकेशन होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अंतर्गत 1951 के, इसलिए सजा आधारित होता है, सीमित अवधि के लिए रोक होती है। लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया गया है निशिकांत दुबे के द्वारा, लाइफ टाइम बैन, यह लाइफ टाइम बैन शब्द जो है, इस पर ध्यान दीजिएगा, यह केवल राजनीतिक शब्दावली है, कानूनी तौर पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे तो अनुच्छेद 105 जिसकी मैंने बात की, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट की, वह इसलिए था कि संसद में सांसद बिना डर के बोल सकें। लेकिन अगर हर तीखे भाषण पर निष्कासन की तलवार लटकने लगेगी तो संसद में ना तो बहस हो पाएगी, ना विपक्ष अपना पक्ष रख पाएगा, वहां पर भय का माहौल बनेगा। मामला राहुल गांधी का है और इसीलिए यह मामला और ज्यादा लाइमलाइट होता है, लेकिन फैसला लोकतंत्र का होना है। आज जो मिसाल बनेगी, आज जो प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा वह नियम बन जाएगा और कल वह नियम आपके ऊपर भी, सत्ता पक्ष के सांसदों पर भी आगे लागू होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रेसिडेंट बनता है तो एक तरीके से हिस्ट्री बन जाती है। हिस्ट्री में स्पीच आप भूल सकते हैं, लेकिन परंपराएं कभी नहीं भूली जाती। और इसीलिए प्रक्रिया
आपको ध्यान रखनी है, परंपरा ध्यान रखनी है। सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल उस संवैधानिक संतुलन का है जिस पर भारत की संसद खड़ी हुई है। आज जो मिसाल बनेगी, इतिहास उस मिसाल पर काम करेगा और भविष्य आपसे भी सवाल पूछेगा। तो इसलिए आप भी इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि सब्सटेंशियल मोशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या है, किन नियमों के अंतर्गत आता है, प्रक्रिया क्या होती है, और आपको अब यहां पर ध्यान रखना है कि सब्सटेंशियल मोशन वास्तव में क्या सदन की गरिमा की रक्षा करने के लिए लाया गया है या असहमति पर वैधानिक प्रहार करने के लिए लाया गया है। यहां पर आपकी राय भी इसी प्रश्न पर मैं चाहूंगा, आप भी अपनी राय दीजिए। क्या यह सदन की गरिमा की रक्षा करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है या फिर यह असहमति पर वैधानिक प्रहार है जो कि सत्ता पक्ष के द्वारा अपने नंबर गेम में नंबर की पावर को शो करने के लिए लाया गया है? आपकी राय आज के लोकतंत्र का आईना होगी, इसलिए कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आपको मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 का फॉर्म भी भर चुके हैं या भरने वाले हैं, उनके लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच आपके सारे कोर्स को रिवाइज, अपडेट और टेस्ट सीरीज के साथ सब्जेक्ट वाइज और इन ऑल यानी कि कंप्लीट टेस्ट सीरीज वाइज सीसैट की टेस्ट सीरीज के साथ पूरी तैयारी और रिवीजन करवा देगा विद इन टाइम। तो आप इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, वे बच्चे जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे P2I बैचेस हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल हैं। इन बैचेस में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, हैंड रिटन नोट्स और ढेर सारी अन्य चीजें दी जाएंगी, जिसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या फिर हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। जब भी आप कोर्स में एडमिशन लेने जाएं, पीके लाइव कोड का एडमिशन कोड लगाइएगा। इस कोड को लगाते ही हमारे यहाँ जो रैंक बूस्टर सेल चल रही है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्ट टर्म की सेल है, जिसके अंतर्गत आपको फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है हमारे हर एक कोर्स पर। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।